नमस्कार आदाब और मंच के सामने सभी मित्रों को नमस्कार। आज का दिन तो संपत्ति का दिन है। आज का दिन तो संपत्ति का दिन है और संपत्ति तो संपत्तियों की संपत्ति है और उस संपत्ति का सबसे बड़ा खजाना नेहा वैद्य जी हमारे सामने बैठी है। कहते हैं छांव डरी है धूप से, उपवन है बदहाल। गुरु जी को प्रणाम। छांव डरी है धूप से, उपवन है बदहाल, और तपिश कभी पहले न थी, मन में उठे सवाल। और इस सवालों को अच्छा सा समाधान देने की कोशिश मैडम नेहा वैद्य जी ने की है। इनका संग्रह की पीडीएफ मुझे कल मिली थी शाम को, तो लिटरली करवा चौथ के बाद 11-12 बजे जब मैं बैठा तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि वे मन चल भोर हो जाए जो काव्य संग्रह है, इसका असली नाम होना चाहिए अनुभूतियों की शीतल भोर। इसका असली नाम होना चाहिए अनुभूतियों की शीतल भोर। कुछ कठिन सा नाम लगा जैसे ही मैंने मिसेस को बताया कि हमारी इस नई काव्य संग्रह का शीर्षक रे मन चल भोर हो जाए है, तो थोड़ा सा हमें लिखने के साथ पाठकों की मानसिकता और उनकी अपनी पढ़ने की हैसियत का ख्याल भी रखना चाहिए। यह हर किताब के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपना परिचय दे दूँ। इस काम को शुरू करने के पहले मैं भारतीय सूचना सेवा में अधिकारी रहा 6 साल डेपुटेशन पे, और डीएवीपी समेत आकाशवाणी के विभागों को देखा। उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर के तकनीकी पद से बीएसएनएल से 2019 को रिटायर हुआ। मैंने सारे गवर्नमेंट डिवीजन भी देखा है, प्लस प्रचार निदेशालय भी देखा है, वहाँ की कार्य प्रणाली भी देखी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कि अब हम अपने इस क्रम में आगे समझेंगे। नेहा वैद्य जी का व्यक्तित्व सहजता, सामंजस्यता और शालीनता के प्रेम में तंतुओं से बना दिखता है, जो भारतीयता में पूरी तरह से रचा बसा है। यह सब उनके काम से भी झलक रहा है। रे मना चल भोर हो जाए काव्य संग्रह का शीर्षक उनके प्रेम में आशावादी सहज व्यक्तित्व से निकले चिंतन का परिचायक है। अब एक क्षण के लिए सुनिए। भोर के सौंदर्य का जीवन पढ़े, चेतना के ऊर्ध्वगामी पथ बढ़े, चल अकल्पित भव्यता के रास्ते, एक नया इतिहास अपना हम गढ़े। हर्ष और उल्लास में डूबे हुए चौदिशी की प्योर हो जाए, रे मना चल भोर हो जाए। भोर होने की जो उनकी अपनी आकांक्षा थी, जो कि सुबह की मॉर्निंग वॉक से निकली, वो तो आपने उनके इंटरव्यू में सुनी ही हुई है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दार्शनिक चिंतन है कि हम भोर हो जाए। हम शाम नहीं बनना चाहते। हम जब शाम बनते हैं तो हम भोर की कल्पना करके शाम की को एंजॉय करते हैं। अगर ये पता हो कि शाम कल भोर में नहीं बदलेगी तो हम शाम का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है भोर जो है वो इस प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। मुझे आदरणीय नेहा जी के समस्त गीत करोड़ों महिलाओं के हृदय की बात जैसे लग रहे हैं। यही साहित्य लेखन का उद्देश्य भी है जो इस पुस्तक के द्वारा पूरा किया गया है। हमारा लेखन उन लोगों की आवाज़ बनना चाहिए जिनके पास शब्द नहीं है, भाव तो हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी वक्तागण आए हैं उन्होंने वही बात कही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पुस्तक में जो पीडीएफ मिली है उसमें 120 पृष्ठ में 59 गीत है। हो सकता है कि बाद में बढ़ गए हो, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनको जिस क्रम में रखा गया है उसे देखते हुए नारी सुलभ सजावट का अंदाज हो जाता है। घर में प्रवेश करते वक्त कैसे सजावट होनी चाहिए, किस कलर के पर्दे होने चाहिए, किस कलर का पावदान होना चाहिए,
सोफे में कौन सा कलर होना चाहिए, पहले आपने घुस के क्या देखे और बाद में क्या देखे, बड़ा करीने से सजाया है एक एक गीत को, बिना जल्दबाजी और बिना किसी आपाधापी के, बिना किसी आवेश में आए। बिना किसी प्रकार का भय पाले गृहिणी प्रातः घर को धूप बत्ती अगरबत्ती से सुवासित करती है, वैसे ही माँ सरस्वती संग्रह के प्रथम पृष्ठ में सबको दर्शन देते और आशीर्वाद देते नजर आ रही है। इस संग्रह की बहुत बड़ी विशेषता है और मेरी बहुत बड़ी कमी। हमने अब तक 150 से ज़्यादा गोष्ठियाँ आयोजित की हैं, लेकिन मैंने माँ सरस्वती का आह्वान गोष्ठी के पहले कभी नहीं कर पाया। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बीच में हमेशा जुड़ते रहे मृत्युंजय साधक और सुमन साधक, उन्होंने इस परंपरा को जब भी उत्सर्गित किया, तो इस परंपरा का निर्माण आपकी पुस्तक कर रही, बहुत बहुत आभार और ये बड़ी खुशी की बात है। नवगीत संग्रह को नवगीत गीत लेखन में अपना समस्त दे रहे शब्द मनीषों ने भूमिका या संबंध के माध्यम से 100 से 100 नंबर पहले ही दे दिए हैं। मैं बताता चलूँ कि जब हमने लेखन प्रारंभ किया उस वक्त हमारा वास्ता वीरेंद्र सिंह आस्तिक से हुआ। वो हमारे विभाग में क्लर्क थे और मैं वहाँ जूनियर इंजीनियर के पद पे तैनात था। तब से मैंने गीत पढ़ने शुरू किए। उसके बाद मैं सिंदूर जी से साथ मिला और 2014 से संजय शुक्ल जी और जगदीश पंकज जी के गीत खूब हमने सुने और बी के वर्मा शैदी जी को भी खूब सुना। तो जो नवगीत संग्रह और नवगीत लेखन में अपना समस्त दे रहे मनीषी थे, उन्होंने इनको जो 100 में 100 नंबर दिए हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। कहीं कोई मेरे पीछे कहने की बात नहीं है। मेरी राय उन सभी के साथ है, चाहे वो डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी हो, प्रमला भारती जी हो, मधु चतुर्वेदी जी हो, डॉक्टर स्वप्निल खंडेलवाल जी हो। और मधु चतुर्वेदी जी को तो इसके पहले हमने शायद मृत्युंजय साधक जी के मंच पे घर पे पढ़ा सुना था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप जब बोलती हैं तो मुझे लगता है कि आप बोलते रहे, हम सिर्फ सुनते रहे। मैं बहुविधा लेखनी में लिखता रहा हूँ, कहानी लिखी है, रिपोर्ट्स लिखी है। कोरोना पीरियड में मेरी 3 किताबें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वाणी प्रकाशन के आने पर मेरी 3 किताबें हो जाएगी। तो बहुविधा लिखने में मेरी जो कहना चाहिए अभ्यास किसी भी विधा में ज़्यादा नहीं, क्योंकि पत्रकारिता मेरा बेस रहा, इसलिए लेखन गद्य में ज़्यादा अच्छा लिख पा रहा हूँ। लेकिन उसमें जितने भी विषय हमने समेटे, नेहा वैद जी ने अपनी किताब के सब विषय समेटे और बहुत करीने से समेटे हैं। जिस समय काल में ये गीत रचे गए हैं उस समय काल सदी का सबसे बड़ा भयानक समय काल था और हम सब ने उसे भोगा है। और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि अपने तमाम जनों को खोने के बाद भी हम आज इस दुनिया में सांस ले पा रहे हैं। यह वो भयानक वक्त था। हमारे सामने तुलका जी बैठी हैं जो इसको क्रॉस करके बाहर आई हैं। ऐसी जीजिए विशा की महिला जो कवित्री भी हो, लोग कहते कवि बहुत कमज़ोर होता है। हमने तुलका जी को की इनकी मजबूती देखी, बाद में नेहा वैद जी को देखा, उनकी मजबूती देखी। और डॉक्टर विनोद कागरा जो हिंदी की डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है कन्या महाविद्यालय, वो भी कैंसर से पीड़ित रही, उनको भी देखा। और अधिकतर मेरा कुछ है कि मैं किसी के नृत्य की उसमें शामिल न हो सकूं, लेकिन जब तक वो बीमार रहता तो मैं संपर्क करने की कोशिश रहता है कि अपना कुछ दे सकूं, उसका कुछ ले सकूं। तो संपर्क में मैं रहा। इसके बाद भी हालात बदले नहीं और किसी वजह से अस्थिर और विद्रूपित होते रहे। जगह जगह युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हो रही है। मानवता में भूख, लाचारी, बेरोजगारी के साथ नरसंहार अब रोज के समाचार पत्र की सुर्खियां बनी हुई है। इससे नेहा वैद भी अंतर तक हिली हैं, उद्वेलित है और चिंतित है। यह सब क्रम उनके गीतों में स्पष्ट निकल कर आया है। इसलिए पुस्तक रूपी साहित्य के इस टुकड़े को समय का सच्चा दस्तावेज समझकर उलटना पलटना चाहिए।
इससे कुछ तथ्यों की परख भी होती है और इतिहास भी मजबूत होता है। बात वही पुरानी जो सबने कही है, वो मैं एक लाइन में समझाता हूँ। नेहा मैजी से मेरा पहला परिचय रुमाल के कोने पर हुई फूल की कढ़ाई के माध्यम से ही हुआ था, और उनके गीत की मधुरता को जिस तरह से उनके स्वरों ने और बढ़ाया, उसे मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। संप्रति साहित्य की संपत्ति है, और मैंने बिना बताए नेहा जी को वहां से उठा लिया। उसके बाद हमारे मंच पेड़ों के छांव तले रचना पाठ की गोष्ठियों में इनका कई बार अवतरण हुआ। आभासी मंच पर व्यक्ति अवतरित ही होता है, उपस्थिति का सवाल नहीं उठता। यह एक खलिश पीड़ा है मेरे पास, ये वो अवतरित। हर बार हमारे निमंत्रण को नेहा जी ने अपनी स्वीकृति दी, और आदरणीय जगदीश पंकज जी, ईश्वर सिंह तेवतिया जी, संजय शुक्ल जी और वर्मा शैदी जी, कई नाम हैं जो 2014 से हमारे मंच के हीरे और जवाहरात पन्ना आदि हैं। इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। संप्रति ने हमारी संपत्ति में से कुछ उठाया बिना मुझे खबर किए। इसका प्रत्यक्षदर्शी मैं तब बना जब साहित्यकार मित्र ईश्वर सिंह जी ने, पंकज जी ने तथा शैदी जी ने संपत्ति की गोष्ठियों में मुझे बुलाया। मैं अभिभूत हुआ उस गोष्ठियों में भी जाकर, तो वहाँ बहुत अच्छा सुनने को मिला। मुझे लगा जितने शानदार लोग हमारे साथ जुड़े थे, उतने शानदार लोग वहाँ और भी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। संप्रत ने हमारी संप्रत से कुछ उठाया मुझे बिना खबर के। इसलिए मैंने भी नेहा जी को अपने पेशकीर्ति संग्रह में जोड़ लिया। अब कुछ उदाहरण भी रख देना चाहता हूँ ताकि मेरे इस वक्तव्य को जो लोग नेहा जी से अपरिचित हैं या नेहा जी की विषय को हमारी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहते हैं, उनको शायद जायज न लगे। मैं कई बार कहता हूँ कि बुढ़ापा आनंद की एक अवस्था है। एक बार खुद को निहारें, आप पाएंगे कि आप अक्षमता और कि आपकी अक्षमता जो है, जो आपका ताकत कम हो गई है, वो 3-4 वर्ष या उससे कुछ छोटे या बड़े बच्चे के नजदीक ले जाकर आपको खड़े कर देती है। शरीर की शिथिलता हो या उसके मन के विपरीत व्यवहार या संवेदनशील व्यक्ति से बातें करता है, तब मन खुद को शिक्षित करने लगता है। और एक गीत नेहा जी का इसी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है, और मुझे लगता है कि बहुत से गीत मैंने पढ़े और वैसा गीत पहली बार मैंने पढ़ा। है नरम पहले से जो कुछ झुर्रियों का साथ पाकर, चक्कर में हाथ अपने देखती हूँ मुस्कुराकर, दिखती पहले नहीं थी आजकल उभरी हुई है झुर्रियों के साथ, हाथों की नसें दोहरी हुई है, मैं उठाऊं हाथ अपने ये कहीं चुपसी में जाती, और करते हाथ नीचे ये नसें भी हैं डुबाती, मन हुआ जाता है बालक उंगलियां इनसे छुपा कर, आज चक्कर में हाथ अपने देखती हूँ मुस्कुराकर। मतलब जब लेखिका अपने हाथ को जो कि झुर्रियों में है उनको देखती तो उसमें एक शिक्षा भी उसके लिए आती है और एक मुस्कुराहट भी आती है, क्योंकि बचपने को वो जी चुकी है, बचपने को वो देख रही है। मोहब्बत की दुकान एक चर्चित नारा बना। इस पर कविता की एक श्रृंखला मैंने भी कभी लिखी थी, और इसी से प्रभावित होकर नेहा जी कहती हैं, नहीं मस्जिद न गुरुद्वारा, नहीं मैं धाम लिखती हूँ, किताबें दिल के पन्नों पर मोहब्बत नाम लिखती हूँ, न सूखे फूल में लिखती न मुरझाई हुई यादें, शिकायत भी नहीं हुई न बेकार फरियादें, सभी पन्नों को दिल को मैं गुलिफाम लिखती हूँ, मोहब्बत नाम लिखती हूँ, मोहब्बत नाम लिखती हूँ। अल्लाह और मासूम प्रेम की पाती सा यकीन किशोर नायिका की धड़कनों का शब्द रूपांतरण है। गीत की हर पंक्ति खुद में संपूर्ण प्रेम गाथा है और प्रेम की परिभाषा है। अंत में
पूरे कविता संग्रह की शब्दावली और वोकैबुलरी पर ध्यान देने के बाद मुझे लगा कि गीत में जो महारत नेहा वैद्य जी को हासिल है, यदि वो गजलों के क्षेत्र में जाए तो वहाँ जो गजल सुनने वाले हैं उनका कुछ फायदा हो जाएगा। धन्यवाद। इसी